कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह की जहां कभी सिर्फ रेगिस्तान था, चारों तरफ बस रेत ही रेत, न हरियाली, न पानी, न कोई जीवन का निशान। लेकिन आज उसी जगह पर एक ऐसा शहर खड़ा है जो आसमान को छूता है, जहां इंसान के सपने जमीन तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने समंदर को भी चुनौती दे डाली। सोचिए, अगर आपको कोई कहे कि समंदर के सीने को चीरकर उसके ऊपर एक पूरा शहर खड़ा कर दिया गया है, एक ऐसा शहर जिसकी आकृति किसी खजूर के पेड़ जैसी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दुबई के प्रसिद्ध पाल्म आइलैंड्स की। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह हुआ कैसे? कैसे समंदर की गहराइयों से रेत खींचकर एक नई जमीन बनाई गई? इसके पीछे की साइंस क्या थी, इंजीनियरिंग कैसी थी, और वह कीमत क्या थी जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। दुबई का यह सपना तब शुरू हुआ जब वहां जमीन की कमी महसूस होने लगी। दरअसल दुबई की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यह एक छोटे से समुद्री तट पर बसा शहर है। साल 2000 के शुरुआती दशक में दुबई दुनिया का व्यापार और पर्यटन केंद्र बनने की राह पर था। रियल एस्टेट तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने आई। दुबई का समुद्री तट केवल 72 किलोमीटर लंबा था, जबकि पूरी दुनिया के अमीर लोग बीच फ्रंट प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे। ऐसे में जमीन खत्म होने लगी। तब दुबई के दूरदर्शी शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के दिमाग में एक अद्भुत विचार आया। अगर हमारे पास पर्याप्त तट नहीं है तो हम अपना खुद का तट बना लेंगे। और यहीं से जन्म हुआ पाल्म आइलैंड्स का। योजना थी 3 बड़े कृत्रिम द्वीपों की: पाल्म जुबेरा, पाल्म जुमेरा, पाल्म जेबल अली, पाल्म जेबेल आली और पाल्म डेरा। अब सवाल था, समंदर के बीच एक द्वीप कैसे बनाया जाए? इसके लिए चाहिए था अरबों रुपये, आधुनिक तकनीक और साहस। सबसे पहले आई बात रेत की। सोचा गया कि दुबई तो खुद रेगिस्तान है, तो रेत की कमी कहाँ? लेकिन इंजीनियरों ने रेगिस्तानी रेत के इस्तेमाल से मना कर दिया, क्योंकि रेगिस्तान की रेत के कण बहुत मुलायम और गोल होते हैं, जो एक दूसरे के साथ ठीक से जुड़ नहीं पाते। अगर उससे जमीन बनाई जाती तो पानी के दबाव में वो बह जाती। समाधान निकला समुद्री रेत, मरीन सैंड। समुद्र की रेत के कण तीखे और भारी होते हैं, जो एक दूसरे में लॉक हो जाते हैं और मजबूत आधार देते हैं। अब बारी आई उस रेत को समुद्र के नीचे से निकालने की। इसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी ड्रेजर शिप्स लगाई गईं। ये समंदर के वैक्यूम क्लीनर जैसी होती है। ये जहाज समुद्र की गहराई में जाकर रेत और पानी को पाइपों के जरिए खींच लेते थे, और फिर इस मिश्रण को उस जगह फेंका जाता था जहां द्वीप का बेस तैयार किया जा रहा था। जब यह रेत पानी में फेंकी जाती थी तो हवा में एक इंद्रधनुष जैसी आकृति बनती थी। इसलिए इस प्रक्रिया को रेनबोइंग कहा गया। पाल्म जुबेरा बनाने में करीब 14 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत और 7 मिलियन टन पत्थर लगे। इतनी रेत से भारत का इंडिया गेट जैसी 10 इमारतें बनाई जा सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी खजूर के पेड़ की सटीक आकृति बनाना। इसके लिए इंजीनियरों ने जीपीएस की मदद से एक बेहद सटीक नेटवर्क तैयार किया। जहाज़ों को लगातार सैटेलाइट से सिग्नल मिलते रहते थे ताकि वे एकदम सही लोकेशन पर रेत डालें। इसकी सटीकता 10 सेंटीमीटर से भी कम थी। यही वजह है कि आज भी जब पाल्म जुबेरा को अंतरिक्ष से देखा जाता है तो उसकी परफेक्ट पाल्म शेप साफ दिखाई देती है। अब बात करते हैं उन असली नायकों की जिन्होंने इस सपने को साकार किया। दुबई की हर ऊंची इमारत और चमकदार होटल के पीछे हजारों मजदूरों की मेहनत छिपी है। इनमें बड़ी संख्या भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मजदूरों की थी। ये वही लोग थे जिन्होंने 50 डिग्री तापमान में दिन रात काम किया और अपने पसीने से समंदर पर शहर खड़ा कर दिया। इनकी मेहनत के बिना शायद यह सपना कभी हकीकत नहीं बन पाता। आज भी पाल्म जुबेरा भारतीयों के लिए एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान से लेकर कई भारतीय उद्योगपतियों ने यहाँ विला खरीदे हैं। यह अब भारतीयों के लिए छुट्टियों की जगह ही नहीं, बल्कि निवेश का केंद्र भी बन गया है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पाल्म आइलैंड्स एक ओर मानव बुद्धि की विजय का प्रतीक है, तो दूसरी ओर यह पर्यावरण के लिए एक भारी कीमत भी लेकर आए। जब समुद्र की गहराइयों से करोड़ों टन रेत निकाली गई तो वहां का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, बर्बाद हो गया। जहां कभी दुर्लभ प्रवाल, कोरल रीफ्स और समुद्री जीव रहते थे, वहां अब सिर्फ रेत की परतें हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस परियोजना के कारण दुबई के आसपास 60 से 70% कोरल रीफ्स नष्ट हो गए।
इसके अलावा पाम की अनोखी आकृति की वजह से समुद्र का पानी पत्तियों के बीच सही तरह से घूम नहीं पाता, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, काई जमने लगती है और पानी में बदबू आने लगती है। इसका असर वहां की समुद्री जीवन पर भी पड़ता है। साथ ही इस निर्माण ने समुद्र के प्राकृतिक जल प्रवाह को बदल दिया, जिससे दुबई के असली तट पर मिट्टी का कटाव, इरोजन बढ़ गया। अब सवाल यह उठता है, क्या दुबई का हर सपना पूरा हुआ? तीनों द्वीपों में से केवल पाम जुबेरा पूरी तरह सफल रहा। यहां दुनिया के सबसे लग्जरी होटल, विला और रिसॉर्ट हैं, लेकिन पाम जेबल अली और पाम डीरा अधूरे रह गए। 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी ने दुबई की रफ्तार रोक दी। रियल एस्टेट मार्केट गिर गया और दोनों प्रोजेक्ट ठप हो गए। पाम जेबल अली आज भी अधूरे ढांचे के रूप में समंदर में खड़ा है, जबकि पाम डीरा को बाद में डीरा आइलैंड्स के रूप में नया रूप दिया गया। तो आखिरकार पाम आइलैंड्स को कैसे देखा जाए? क्या यह मानव कल्पना और इंजीनियरिंग का चमत्कार है, या प्रकृति से छेड़छाड़ की चेतावनी? शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं है। इन द्वीपों ने दुबई को विश्व मानचित्र पर एक नई पहचान दी, लेकिन साथ ही यह भी सिखाया कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। आपका क्या मानना है? क्या भविष्य में ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स बनने चाहिए? क्या इंसान को अपनी ज़रूरतों के लिए प्रकृति को इस हद तक बदलना सही है? अपने विचार नीचे ज़रूर लिखिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और कुछ नया जानने को मिला तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलेंगे एक और रोचक कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।